हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका हेल्प में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश में मैंने बताया था कि उसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी होते हैं और उनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी होता है और वो 1296 से 1316 तक शासन करता है। और इसकी बाजार व्यवस्था के बारे में बात किए थे, सब्सिडी की शुरुआत इसने की थी, इसके बारे में बात किए थे। सब कुछ बातें हो चुकी थी और उत्तर भारत के अभियान हम पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह जी के बारे में। तो इसके विजय के बारे में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट डाल के उत्तर भारत के विजय में चित्तौड़ विजय। देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय इसने कब किया था? 1303 ईस्वी में। इसे विजय करना बहुत मुश्किल काम था, कोई विजय नहीं कर पाया था। ये घेराबंदी करता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ किले के बाहर 6 महीने तक घेराबंदी करता है। उसके बाद जो आप पद्मावत मूवी की कहानी देखे होंगे, उसमें कहानी में पूरी सच्चाई नहीं है, थोड़ी बहुत सच्चाई है। तो 6 महीने घेराबंदी करता है। उसके बाद राजा रावल रतन सिंह जी आते हैं और समर्पण कर देते हैं। इससे यही क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़ के एक दो थे क्या सेनापति, गोरा और बादल, वो बहुत बहादुरी से लड़ते थे। किसके लिए? इनके लिए, रावल रतन सिंह जी के लिए। तो लिखिए, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, इन्होंने समर्पण कर दिया। कौन? रावल रतन सिंह ने। और इनके जो दो थे, कौन? रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे। सेनापति मेवाड़ के थे। कौन कौन? मेवाड़ के गोरा व बादल। ये मारे जाते हैं, बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, गोरा व बादल। ठीक है। और ये क्या करता है आपका अलाउद्दीन खिलजी? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे यहाँ का नाम रख देता है खिजराबाद। तो लिख लेंगे, चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पर, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे, खिज्र खां के नाम पर कौन रखता है? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर कौन रखेगा? अलाउद्दीन पर रखता है। अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खां, उसी के नाम पे क्या रखता है? यहाँ का नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। अब बात करेंगे इसके मालवा विजय के बारे में। मालवा विजय ये करता है 1305 ईस्वी में और यहाँ के राजा थे आपके राजा महकल देव। तो लिखिए, मालवा विजय, मालवा विजय कब करता है? तो 1305 में करता है, 1305 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। राजा महकल देव भाग जाते हैं, राजा महकल, राजा महकल देव भाग जाते हैं, भाग गए। इससे क्वेश्चन यही पूछता है कि किसको हराया था, किसको नहीं हराया था, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और इसके सेनापति कौन थे अलाउद्दीन के? तो आइन उल मुल्क थे। किसके नेतृत्व में हुआ था? सेनापति, सेनापति किसकी तरफ से? अलाउद्दीन की तरफ से। सेनापति आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क, ये मुल्तान का सूबेदार था। ठीक है, आइन उल मुल्क मुल्तान का क्या था? सूबेदार था, जिसको किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये सेनापति तो उसके उनके थे। ठीक है, यहाँ पे अलाउद्दीन खुद गया था दबाने के लिए चित्तौड़गढ़ विजय को, जब किया था उसने तो। और यहाँ पे कौन, यहाँ पे इसका सेनापति कौन था? आइन उल मुल्क। इनका मैं मेवाड़ के गोरा और बादल के सेनापतियों का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत बहादुरी से लड़े थे, इसीलिए मैं उनका नाम आपको बताना जरूरी समझा। ये मत सोचिएगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इसीलिए मैंने लिखा मेवाड़ के गोरा व बादल। कौन थे? सेनापति किसके थे? तो भाई आपके इनके थे, रावल रतन सिंह जी के। अब हम अगले विजय की बात करेंगे, जालौर विजय। जालौर विजय कब करता है? ये 1311 ईस्वी में करता है। तो ये सभी रेंज कर देता हूँ मैं, आप सब नोट कर लिए होंगे। तो अगले विजय की बात करेंगे, जालौर विजय। आप सारे पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। और आपको एक लास्ट में मैं कहानी भी सुनाऊंगा
रानी पद्मावती से रिलेटेड, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें कि रानी पद्मावती के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको। चलिए अगला युद्ध लिख लीजिएगा, ये 5वां युद्ध आपका हो जाएगा। कौन सा विजय करता है? जालौर विजय कब करेगा आपका? 1311 ईस्वी में। तो लिखिए जालौर विजय कब करता है? 1311 ईस्वी में। देखिए ये विजयी होने का इसके पास एक रीजन था, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 4,75,000 की सेना थी। आपको ये कई जगह डेटा मिलेगा। और एक कान्हदेव को हराता है, उनको कृष्णदेव के भी नाम से जाना जाता था। और वहाँ के नेतृत्व किसके करता है? तो कमलुद्दीन के नेतृत्व में होता है। तो लिखिएगा कान्हदेव को हराया, कान्हदेव को हराया, कान्हदेव को हराया। किसने हराया? तो अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम आता था, क्योंकि ये कमालुद्दीन इसके सेनापति थे। किसके? इसके। तो कमालुद्दीन के नेतृत्व में लिख लीजिएगा। यहाँ पे सेनापति कौन थे? कमालुद्दीन, कमालुद्दीन, कमालुद्दीन के नेतृत्व में। अब हम इसके दक्षिण अभियान के बारे में बात करेंगे। देखिए देवगिरी में ये 3 बार आक्रमण करता है, ठीक है, और तीनों बार ये विजय हासिल करता है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए अब दक्षिण उत्तर भारत के अभियान जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए। अब दक्षिण के अभियान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दक्षिण के अभियान के बारे में बात करेंगे हम। तो अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत का क्या अभियान। चलिए बात करते हैं इसके अभियान के बारे में। देखिए 1296 ईस्वी में ये देवगिरी पहली बार लूटता है, जब अपने चाचा जान की हत्या किया था कड़मानिकपुर में। पहला तो आपको ये पता है। और इसके बाद ये 1307 ईस्वी में देवगिरी पे विजय करता है। इसके बाद एक लास्ट बार युद्ध आक्रमण करेगा देवगिरी पे, वो करता है 1313 ईस्वी में। तो देवगिरी पे पूरे 3 बार आक्रमण करता है। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला लिखिएगा दक्षिण भारत के अभियान में देवगिरी विजय। देखिए मैं यहाँ पे 2 डेटा लिखवाऊंगा। देखिए एक 1296 ईस्वी में जब क्या करता है, वहाँ के राजा कौन थे? रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव को ये पराजित करता है 1296 में भी। रामचंद्र देव को पराजित किया। पराजित करने के बाद उसको जान सहित नहीं मारता, छोड़ देता है। फिर ये कहते हैं कि आपके कौन? आपके रामचंद्र देव कहते हैं कि भाई एक शहर था, उसका नाम था एलिचपुर। मैं बोले कि मैं वहाँ का आपको टैक्स दूंगा, तो इसीलिए कहता है कि चलिए भाई छोड़ देता हूँ, मैं एलिचपुर का आपको टैक्स दूंगा। यहाँ पे क्या करते हैं वादा? एलिचपुर का कर देने का वादा करते हैं, कर देने का वादा करते हैं। तो इसलिए छोड़ देता है, कहता है भाई हम छोड़ दिए आपको। फिर देवगिरी विजय, फिर करेगा देवगिरी पे आक्रमण। ये दूसरी बार आक्रमण, 3 बार आक्रमण करता है देवगिरी पे। फिर देवगिरी पे आक्रमण करेगा आपका कब? तो आपको मैंने अभी बताया कि कब करेगा, 1307 ईस्वी में। तो लिखेंगे देवगिरी पर आक्रमण फिर करता है कब? 1307 ईस्वी में। आक्रमण करने का एक रीजन ये था 1307 ईस्वी में, ये टैक्स देना बंद कर देते हैं। तो कहता है भाई कि ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं फिर आक्रमण करूंगा। इस बार रामचंद्र देव को फिर पराजित करते हैं। रामचंद्र देव को पराजित किया, फिर से हरा देता है। और सबका नेतृत्व मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दक्षिण भारत में जितने मैक्सिमम अभियान होते हैं उनका नेतृत्व कौन करता है? तो मलिक कफूर। तो लिख ले लीजिएगा यहाँ पे, नेतृत्व कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नेतृत्व मलिक कफूर की तरफ से, मलिक कफूर ने किया था। मैक्सिमम जो दक्षिण के अभियान थे उसमें आपका नेतृत्व कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो मलिक कफूर, जिसको मैंने बताया था कि 1000 दिनारी भी कहा जाता था। किसको? मलिक कफूर को। क्योंकि ये 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। गुजरात के खंभात बंदरगाह के करीब से इसे खरीदा गया था, इसलिए इसे कहा जाता था 1000 दिनारी। अब अगले आक्रमण की बात करेंगे तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं बात करूँगा अगले आक्रमण के बारे में आपसे। तो चलिए अगले आक्रमण के बारे में बात करते हैं।
अब मैं अगले युद्ध के बारे में बात करूंगा। ये देवगिरी पे 2 बार आक्रमण बता दिया, क्योंकि पहले बार जो अलाउद्दीन खिलजी गया था और दूसरी बार मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ था। अब अगले विजय के बारे में बात करेंगे। दूसरा ये दक्षिण भारत का अभियान करेगा, वारंगल विजय करेगा आपका। कौन? यही। तो दूसरा लिखेंगे वारंगल विजय। वारंगल विजय। ये वारंगल विजय करता है कब? आपका 1309 ईस्वी में ये करेगा। फिर 1309 के बाद 1311 में विजयी करेगा। फिर 1313 में फिर देवगिरी पे आक्रमण करेगा। सब बात करेंगे। तो ये कब करता है? 1309 ईस्वी में। वारंगल विजय कब करता है? 1309 ईस्वी में। और ये भी किसके नेतृत्व में? मैं बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत का जितने भी आक्रमण होंगे सब मलिक कफूर का नेतृत्व होगा। तो ये कौन से शासक के नेतृत्व में करता है? प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है, जो काकतीय शासक होते हैं। तो लिख लीजिएगा, प्रताप रुद्रदेव को हराया। ये कौन से वंश के शासक थे? तो काकतीय। यहाँ पे पूछ लेता है आपसे, काकतीय वंश के शासक थे। काकतीय वंश के राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। ये भी किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक कफूर के नेतृत्व में। अलाउद्दीन की तरफ से ये नेतृत्व करता है। मैं बार बार नेतृत्व बता रहा हूँ क्योंकि पूछ लेता है कि भाई किसके नेतृत्व में हुआ था, बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये सब तो मुझे बताया ही नहीं गया था, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा आपसे एक और विजय के बारे में। पांड्यों को ये जीतता है, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। आप अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे। तीसरा, 2 भाई होते हैं, वीर पांड होते हैं आपके एक भाई, और सुंदर पांड होते हैं। कब इसमें विजय करता है? 1311 ईस्वी में। तो लिखेंगे आप मदुरे पांड विजय। ठीक है, मदुरे पांड्य विजय। देखिए आपस में कभी फूट नहीं करनी चाहिए, जो ये कर देते हैं दोनों भाई। ये कब करता है? यहाँ पे पांड्य ऐसे लिख लेंगे, विजय 1311 ईस्वी में। ठीक है, 1311 ईस्वी में। मैं अब बात करूंगा 2 भाई कौन थे? सुंदर पांड और वीर पांड। तो इनका एक भाई सुंदर पांड था, वो चला जाता है मलिक कफूर के शरण में कि अब मेरे भाई को मार दीजिए और मुझे राजा बना दीजिए। ये बहुत चालाक होता है मलिक कफूर। एक लोग अगर आपस में फूट करते हैं, ये दोनों लोगों को मार देता है और क्या करता है, वहाँ भी विजय हासिल कर लेता है। कौन? आपका मलिक कफूर। तो लिख लीजिए, सुंदर पांड और वीर पांड को पराजित किया। सुंदर पांड और वीर पांड किसको किसको? सुंदर पांडे और वीर पांड दोनों लोगों को हरा देता है। पांड को हराया, मार ही देता है इन लोगों को। तो और फिर नेतृत्व कौन था? नेतृत्व करने वाला बार बार मैं बता रहा हूँ, दक्षिण के मैक्सिमम अभियान कौन करता है? आपका मलिक कफूर। अब लास्ट इसका एक और आक्रमण बता देता हूँ मैं। 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन का इनाम क्यों आता है? क्योंकि इसके सेनापति थे और सारे काम यही करते थे। तो अगला आक्रमण लिख लेंगे। फिर देवगिरी में लास्ट बार आक्रमण करेगा ये 1313 ईस्वी में। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट डाल के, देवगिरी अभियान। लास्ट बार ये करेगा आक्रमण इस बार, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान कब करेगा? आपका 1313 ईस्वी में। और शंकर देव को हराता है, जो किसके पुत्र थे? रामचंद्र के पुत्र थे। 1313 ईस्वी में किसको हराता है? शंकर देव को। शंकर देव ये किसके पुत्र थे? वही जो पहले शासक थे रामचंद्र देव, उन्हीं का ये पुत्र था शंकर देव। रामचंद्र देव के पुत्र, रामचंद्र देव के पुत्र। कौन हराता है? यही आपका मलिक कफूर के नेतृत्व में होता है, लेकिन नाम किसका रहता है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये भी नेतृत्व लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। नेतृत्व कौन किया? मलिक कफूर। मलिक कफूर। अब मैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य के बारे में बात करूंगा। इसने 2 खास निर्माण करवाए थे, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो इसका अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे निर्माण कार्य। क्या लिखेंगे? निर्माण कार्य। इसने कुछ खास तो नहीं बनवाया था, लेकिन कुछ 2 चीज़ें इसकी खास हैं, पूछ लेता है कभी कभी। तो मैं बता दूं आपको, ऐसा ना हो कि आप कहें कि नहीं बताया था। निर्माण कार्य 1000 स्तंभों वाला एक बनाता है। क्या 1000 स्तंभों का होता है? 1000 सितुन महल नाम से जाना जाता है। और
एक दरवाज़ा भी बनाता है, उसका नाम होता है अलाई दरवाज़ा, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो लिख लीजिएगा अलाई दरवाज़ा बनवाया, पहला पॉइंट डाल के, अलाई दरवाज़ा बनवाया। ये किसका प्रवेश द्वार था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, ठीक है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या बनाया था? हजारा सितुन, लिख लीजिएगा हजारा सितुन। ये क्या था? तो 1000 स्तंभों का महल था, 1000 स्तंभों का महल। ये कहाँ है? दिल्ली में, स्तंभों का महल। ये कहाँ था आपका? दिल्ली में है, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैंने बात कर ली। अब मैं बात करूंगा मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो इसका ही पुत्र माना जाता है और ये 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। ये ख़त्म हो जाता है। इसकी मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कौन बनेगा? मुबारक शाह खिलजी, जो करेगा 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन। तो आप हेडिंग डाल लेंगे मुबारक शाह खिलजी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ये कब से कब तक शासन करेगा? आपका 1316 से 1320 ईस्वी तक, 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा। इससे देखिए एक ही पॉइंट पूछेगा, ये अपने को किस चीज़ की उपाधि देता है कि मैं खलीफा हूँ। मध्यकालीन भारत में किसी ने खलीफा नहीं दिया था जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी। ये अपने को पहली बार क्या करता है? अपने को खलीफा घोषित करता है, अपने को खलीफा घोषित किया, ठीक है। कौन घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। और इसका एक विश्वास पात्र होता है नसरुद्दीन खुसरो, जो इसका बहुत बड़ा विश्वास पात्र होता है। और वही देखिए जिस पे विश्वास करते हैं वही धोखा देता है। और ये क्या कर देता है? खुसरो इसकी हत्या कर देता है। अमीर खुसरो की बात मैं नहीं कर रहा, ये नसरुद्दीन खुसरो होता है। ये भी शासन करेगा सितंबर से लेकर 1320 के सितंबर से तक शासन करेगा, अप्रैल से लेके, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके कुछ निर्माण कार्य के बारे में, जो कोई बताता नहीं होगा। ये भरतपुर में एक बनाता है, उस उखा मस्जिद बनवाता है, लिख लीजिएगा भरतपुर में उखा मस्जिद, उखा मस्जिद। अब मस्जिद है कि क्या है, आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, मस्जिद है, ठीक है। उखा मस्जिद बनवाया था, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताता होगा, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा डेटा है तो मैं दे ही दूं। अब अगली हेडिंग डाल लेंगे नसरुद्दीन खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो। ये 1320 के देखिए अप्रैल से करे, अप्रैल मैक्सिमम माना जाता है, मतलब यही कि अप्रैल 1320 में बैठता है। और कब इसको मार दिया जाता है? सितंबर में मार दिया जाता है। इसकी भी हत्या कर दी जाती है। गाजी मलिक की उपाधि एक आदमी धारण करेगा। कौन? एक आदमी गाजी मलिक की उपाधि धारण करेगा और मुल्तान का सूबेदार होता है। गाजी द्वारा इसकी हत्या की जाती है और अगला वंश स्टार्ट हो जाता है यहीं से। तो लिखेंगे इसके बारे में तो कुछ खास पॉइंट है नहीं, बस इसके टाइम में एक नारा दिया गया था कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि हिंदू परिवर्तित से मुसलमान था। कौन? आपका नसरुद्दीन खुसरो। तो इसके टाइम में एक ही चीज़ है, नारा लगा था, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। और मुल्तान के गाजी मलिक द्वारा, मुल्तान के सुल्तान मान लीजिए, मुल्तान के खलीफा है, ये खलीफा कहिए चाहे सूबेदार कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन लिख लीजिए यहाँ पे मुल्तान के सूबेदार गाजी मलिक द्वारा हत्या। देखिए यही गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना करेगा, ठीक है।
और एक नए नाम से गद्दी पे बैठेगा। वो नाम जानना है तो अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें। और हमारे चैनल आपका हेल्प नाम से है और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू। मैं पहले इसलिए नहीं बोलता कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए मैं लास्ट में बोल देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है, मैं पूरा करना चाहता हूँ बस। थैंक यू क्लास।